हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड और पेपर भी सेकंड और नेट नंबर भी हमारी कौन सी चल रही थी, सेकंड चल रही थी, अल्कोहल। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट कर लिया। फिर हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हमने क्या कहा था, ग्लाइकोल कहा था, जिसके अंदर OH समूह कितने थे, 2 थे, और मोनोहाइड्रिक के अंदर कितने थे, 1 थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अंतिम और आखिरी टॉपिक हमारा इस यूनिट का, वो पढ़ने वाले हैं हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें OH की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, तो इसे भी क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको, ग्लिसरॉल कहते हैं। और वहां पर हमने उसको कहा था, उसको बोलते हैं डाईओल बोलते हैं, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ट्राईओल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राईओल कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। अब बात करें तो इसकी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, क्योंकि यह जो हमारे जो आसपास के जो जीवन है उसमें उपस्थित होते हैं। किस प्रकार से जो हमारे पास जीव होते हैं, या हम जो जीव हैं या जो वनस्पति तेल है, उनमें ट्राइएस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हीं ट्राइएस्टरों को बोलते हैं ग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, किस रूप में, ये हमारे सभी जीवों वे वनस्पति में तेल में किसके रूप में उपस्थित होते हैं, ट्राइएस्टर के रूप में, ट्राइएस्टर के रूप में। ट्राइएस्टर को हम क्या कहते हैं, ग्लिसराइड कहते हैं। किसके रूप में उपस्थित होते हैं, सभी हमारे ग्लिसराइड या ट्राइएस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। अब कुछ ट्राइएस्टर या ग्लिसराइड की बात करें तो हमारे पास ये टोटल 3 है, इनकी हम संरचनाएं बनाएंगे। देखिए, पहला ही हमारे पास आता है ट्राइएस्टीरेट या ट्राइएस्टीरीन कहते हैं इसको, ट्राइपोमिटेट या इसको बोलते हैं ट्राइपोमिटीन कहते हैं। फिर बनाएंगे हम ट्राइओलिएट बनाएंगे या ट्राइओलियन बनाएंगे। ये सभी के सभी क्या है, ग्लिसराइड हैं। तीनों के तीनों क्या है, ग्लिसराइड हैं। ठीक है, अब इनकी जो संरचनाएं आपको याद करनी है वह एक ट्रिक है। ट्रिक के द्वारा इन तीनों संरचनाओं को अच्छे से आप याद कर सकते हो। जो संरचना जो इसमें होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से, ये वाली संरचनाएं कॉमन रहने वाली है, ये वाली संरचना। तो इतना तो आपको याद करना ही होगा, एस्टर की जो संरचना बना रहा हूं ये तीनों में कॉमन होने वाली है। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये होगी तीनों में कॉमन। ये होने वाले तीनों में कॉमन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। अब आपको करना है कार्बन 17H35, कार्बन 17H35 और कार्बन 17H35, इनमें से कोई भी एक याद कर लेना आप। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इसके अंदर से हम कार्बन के अंदर से 2 कम करते हैं और हाइड्रोजन से 4, तो आ जाता है C15H31, H31। इसमें अब आप 2 बढ़ा दीजिए, 33 H33। ठीक है, अभी हमें ग्लिसराइड तो प्राप्त हो गया। अब हमें ग्लिसरॉल किस प्रकार से प्राप्त होता है या ट्राइएस्टर किस प्रकार से प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। जब इन ट्राइएस्टरों की जो रिएक्शन है आप किससे करते हो, जल अपघटन करते हो। जब इनका क्या करते हैं हम, ट्राइएस्टरों का क्या करते हैं, जल अपघटन। ट्राइएस्टर का क्या करते हैं, जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, या तो अम्ल
या करते हैं क्षार की उपस्थिति। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं ग्लिसरॉल प्लस वसाय अम्ल या वसीय तेल प्राप्त होता है, ठीक है, वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब ट्राइएस्टरो की जब रिएक्शन आप करते हो, जल अपघटन करते हो अम्ल व क्षार की उपस्थिति के अंदर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं केवल क्षार की, अगर ग्लिसरेराइड की बात करूं मैं, रिएक्शन आप किससे करते हो, क्षार से करते हो। क्षार से रिएक्शन करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, साबुन प्राप्त होती है, प्लस हमें क्या प्राप्त है, ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। ये क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अगर बात करें ग्लिसराइड से हम छाल ले रहा हूं, परंतु अब क्या करूंगा, देखें अधिक तप्त में करवा रहा हूं मैं। साथ में क्या ले रहा हूं, तनु H2SO4। फिर ये रिएक्शन कराऊंगा ना, तो मुझे प्राप्त होता है एक जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती देखा होगा, उसके आकार को बनाए रखने के लिए एक मिश्र प्रयोग होता है, मिश्रण, जो क्या करता है कि मोमबत्ती को आकार को बनाए रखता है, उस शेप को बनाए रखता है, उस मिश्रण के रूप में इसका प्रयोग होता है। लिख लेते हैं, मोमबत्ती के आकार को बनाए रखने के लिए मोम में मिश्रण का कार्य, ठीक है। साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लिसरॉल। साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। पुनः सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि सभी ये होते हैं, इनमें 3 OH समूह होते हैं। OH समूह होने के कारण इनको क्या कहते हैं, हम ट्राइओल कहते हैं, ग्लाइकोल के ग्लिसरॉल कहते हैं इनको, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ग्लिसरॉल। सामान्य जीवन के अंदर हमारे जीव वनस्पति तेल में प्रयोग होते हैं, उनके अंदर ये ट्राइएस्टर या ग्लिसराइड के रूप में प्रयोग होते हैं। ग्लिसराइड की हमने 3 संरचनाएं देखी थी, किस प्रकार से होती है। फिर आगे बात करते हैं ग्लिसरॉल प्राप्त किस प्रकार से करेंगे। ट्राइएस्टर ग्लिसराइड का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, अम्ल क्षार से कर सकते हो आप। अगर क्षार से अगर करते हो तो हमें साबुन प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगर वहां पर आप तनु H2SO4 लगा देते हो, ताप अधिक कर देते हो, तो वहां पर एक मिश्रण प्राप्त होता है जो मोमबत्ती का जो आकार बनाए रखने के लिए मोम में मिलाया जाता है, प्लस में क्या प्राप्त है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि वास्तविक ये संरचनाएं होती किस प्रकार से है। देखिए H2O COCH3 H35 CHCO H35, इसकी मैं क्रिया 3NOH से करवाता हूँ। इसका नाम है कौष्टिक क्षार। इसका नाम क्या है, कौष्टिक क्षार से रिएक्शन करवाओगे तो पूरे का पूरा ये पद निकल जाएगा, ये वाला। साथ में ये इसके साथ निकलेगा, जो हाइड्रोजन है उसके साथ जोड़ लीजिए। इस प्रकार से यहां से क्या निकला है हमारे पास, COOO, एक इसके पास भी है, ठीक है। H3H35Na, इसके हमें प्राप्त हुए 3 अणु। इसको थोड़ा और से लिख लेते हैं, H3H35CONa प्लस के 3 अणु में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये जो प्राप्त हुआ है ये हमें प्राप्त हुआ है साबुन, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ग्लिसरॉल।
ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है। अब ये जो ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है, इसमें जो हमने प्राप्त किया है, तो इस अभिक्रिया के तहत हमें ना क्या प्राप्त नहीं होती है, शुद्ध साबुन प्राप्त नहीं होती है। ऐसी साबुन प्राप्त होगी जो क्या होगी, विलयशील होगी, जल में विलय होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन क्या होती है, विलयशील। इस विलयशीलता साबुन को दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इसमें नमक। तो ये क्या हो जाती है, अवक्षेपित। अगर आप विलयशील जो साबुन है लिख लेते हैं, विलयशील साबुन क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये अवक्षेपित हो जाती है। ये अवक्षेपित हो जाने के बाद में इसको क्या करते हैं, कुंडलियां लेते हैं हम। क्या लेते हैं, कुंडली। इसमें क्या करते हैं, कुंडली के अंदर गरम, ठीक है, गरम करना। फिर उदासीन करने के लिए इसमें आप क्या डालोगे, H2SO4। क्या डालते हैं इसके अंदर, H2SO4 डालते हैं। जब H2SO4 डाल दोगे, ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। फिर नाथार के द्वारा इस विलयन को हम दूसरे पात्र में डालते हैं, दूसरे पात्र में डालते हैं। फिर क्या करते हैं हम, अब देखिए आपने इसको अवक्षेपित कर दिया। अवक्षेपित करने के बाद में तो इसके अंदर हम बात करें तो 5 से 8%, कितनी, लगभग 5 से 8% इसमें होती है ग्लिसरॉल, ठीक है। और होता है जल विलयशील साबुन, मुक्त क्षार, वश्य अम्ल, इतने उपस्थित होते हैं इसके अंदर। जब आप इसके अंदर नमक मिला देते हो ना, नमक मिला दे, अवक्षेपित हो गई। अवक्षेपित होने के बाद में इसके अंदर 5 से 8% ग्लिसरॉल, जल होगा, विलयशील साबुन होगा, मुक्त क्षार होगी और वश्य अम्ल होगा। जब इसको हम दूसरे पात्र के अंदर डालोगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या कर देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या कर देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब एल्यूमिनियम सल्फेट आप डाल दोगे ना, यहाँ पर क्या डाल देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये LOH3 के रूप में क्या हो जाएगा, अवक्षेपित। कौन, मुक्त क्षार, क्या हो जाएगा, मुक्त क्षार। ये निकल चुका है अभी। अब हमारे क्या बचता है, इसके अंदर बचता है NCl। अब क्या करेंगे हम, कम दाब पर क्या कर देंगे, वाष्पन। क्या करते हैं, वाष्पन। वाष्पन करोगे, एक बार निकल जाएगा NCl, दूसरी बार भी करोगे तो क्या निकल जाएगा इससे, NCl, फिर एक बार समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। अब हमारे पास बचता है ग्लिसरॉल। अब जो ग्लिसरॉल है ना, आप उसको कम दाब पर कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, या सामान्य दाब की भी मैं बात करूं, आप उसका वाष्पन नहीं करोगे। अगर वाष्पन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपघटित। क्या हो जाता है वो, अपघटित। नोट कर लीजिए, ग्लिसरॉल सामान्य दाब पर अब क्या होता है, अपघटित। इसलिए आप क्या करोगे, ताप को बढ़ा दोगे। ताप को क्या बढ़ा दोगे, बढ़ा दोगे। ताप बढ़ाकर हम क्या करते हैं, वाष्पन। वाष्पन करोगे तो चारकोल के साथ में हमें अंगी क्या प्राप्त होगा, 98% हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लिसरॉल। और इसकी देखिए संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। एक दो बार कॉपी पेन में इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसी पूरी जो हम बात कर रहे थे, इसको पूरे को अच्छे से पुनः समझाता हूँ मैं कि कहाँ से क्या तक है। तो आप इसको एक बार यहाँ इसको कर लेना, ठीक है। ये अलग है थोड़ा, ठीक है, ये वाला अलग है थोड़ा और ये वाला अलग,
ठीक है, मैं स्टार्ट यहाँ तक किया था। हमने क्या कहा कि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर लेता हूँ, मैंने इसको ट्राई एस्टीरेट ले लिया है, कॉस्टिक क्षार से इसकी रिएक्शन की है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। अब ये जो समय साबुन जो प्राप्त हुई है ये पूर्णतः विलेयशील होता है। इसके लिए मैंने इसमें क्या मिला दिया, NCl मिला दिया। NCl मिलाने के बाद में तो ये हो जाता है अवक्षेपित। अवक्षेपित होने के बाद में इसके अंदर 5 से 8% तो होगा ग्लिसरॉल, मुक्त क्षार, NCl, वश्य अम्ल होगा, और क्या होगा इसके अंदर जल उपस्थित होगा। फिर कुंडली लेते हैं, उसके अंदर उसको गर्म करेंगे, उदासीन करने के लिए H2SO4 डालेंगे और उसको क्या कह रहे हैं, नाथार के द्वारा उसको दूसरे पात्र में डाल देंगे, विलयन को। फिर क्या डालेंगे उसके अंदर, एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट डालने के बाद में जो मुक्त क्षार था वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है AlOH3 के रूप में। फिर आगे हम बात करें जो NCl है उसको कम दाब पर वाष्पन करोगे, लगातार वाष्पन करने पर NCl एक बार थोड़ा निकलेगा, उसके बाद और थोड़ा निकलेगा, फिर बचता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ना तो कम दाब पर या सामान्य दाब, दोनों स्थितियों के अंदर आप वाष्पन नहीं कर सकते, अपघटित हो जाएगा। अपघटित हो जाने के कारण इसको उच्च ताप पर लेते हैं और वाष्पन कराते हैं। ग्लिसरॉल चारकोल के साथ में रंगीन रूप में हमें प्राप्त होता है और 98 से लगभग 99% हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। जो उसकी संरचना रहेगी, संरचना में पुनः कहा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आशा करते हैं ये वाला जो आज को जो आपको जो ग्लिसरॉल है या साबुनीकरण है, इसका जो पहला पार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आने वाली जो क्लास के अंदर दूसरे भाग को भी पढ़ेंगे कि हम अन्य विधियों के द्वारा भी ग्लिसरॉल का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहता है, फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में से लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपके सारा जो आपका चैप्टर है क्लियर हो जाए, सभी डाउट्स मन में कोई ना रहे। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।